मैं परवीन मेनारिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरविन क्लासेस में। आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया सब्जेक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का जो वनडे एग्ज़ाम रहती है उनमें क्या वेटेज रहता है, क्या कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो चाहे एमपी का कोई से एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या स्टेट पीएससी हो, हर किसी एग्ज़ाम में फिजिक्स का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर साइंस का जो पार्ट है वो आपका कमज़ोर है, तो आप जो अच्छा स्कोर करने जा रहे हो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आज से अपन शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान को समझने से पहले अपन समझते हैं कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, वह क्या है, व्हाट इज साइंस। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो विज्ञान है वह एक नॉलेज है। ये अपन बता देंगे विज्ञान क्या है, एक ज्ञान है, लेकिन उसकी जो सटीक परिभाषा है वह कैसे देंगे। तो साइंस यानी कि विज्ञान, स्पेसिफिक और जो सिस्टेमेटिक नॉलेज है उसको अपन क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। विज्ञान को अगर मैं कैटेगरी में बांटूं या उसके दो पार्ट बनाऊं तो मैं उसको बोलूँगा विज्ञान क्या है, एक तो सत्य विज्ञान, एक छद्म विज्ञान। यानी कि क्या है, रियल साइंस और अनरियल साइंस। अब रियल साइंस के अंदर क्या आता है, तो रियल साइंस के अंदर आ जाएगा आपका सिद्धांत यानी कि थ्योरी, और जो छद्म यानी कि अनरियल साइंस है उसके अंदर क्या आ जाएगा, पैराडिज्म यानी कि अवधारणा। अब सिद्धांत क्या होता है और अवधारणा क्या होती है। तो सिद्धांत वो होता है जो समय के साथ परिवर्तन नहीं होता यानी कि अपरिवर्तनशील है, जबकि अवधारणा क्या होती है, अवधारणा क्या होती है, समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल के, आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। यह सिद्धांत समय समयांतर से चलता आ रहा है। न्यूटन ने जो इसका गणितीय रूप दिया था F = G m1 m2/r², क्या अभी तक उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। अब जो ये अवधारणा है, यह अवधारणा समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। अपरिवर्तनशील यानी कि जो सिद्धांत है अपरिवर्तनशील है। अब ये कि इसको भी अगर मैं दो कैटेगरी में बांटूं तो एक तो जीवित हो सकते हैं या अजीवित हो सकते हैं। जीवित के अंदर क्या आ सकता है, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैविकी विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस में अपन क्या पढ़ते हैं, एक तरफ एक कैटेगरी में प्लांट, दूसरी कैटेगरी में एनिमल। और जो अजीवित जो साइंस है उसके अंदर अपन फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो अपना अब सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान, वो आता है। अब बात करें अवधारणा की, तो अवधारणा परिवर्तनशील है यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है। अगर सोशल साइंस के बारे में बात करूं तो इकोनॉमी, पॉलिटी या जूलॉजी। तो जो इकोनॉमी या पॉलिटी या जूलॉजी है, तो समय के अनुसार इनमें क्या होता है, चेंजेस होता जाता है। यानी कि जो अवधारणा अभी चल रही है, क्या पता आने वाले समय में उस अवधारणा में कुछ चेंज हो जाए, यानी कि अवधारणाएं समय के साथ चेंज हो जाती हैं। तो ये जो सिद्धांत और अवधारणा है, इसके बारे में अपने को ये ध्यान रखना है कि सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अवधारणाएं चेंज हो जाती हैं। क्योंकि जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो अपन ये पढ़ेंगे इस वैज्ञानिक का सिद्धांत है या इस वैज्ञानिक की ये अवधारणा है, तो अपने को यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी था। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के सब्जेक्ट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की। फिजिक्स एक जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड फुजिक या फुजिको, यह वर्ड काफ़ी बोलने में अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति, प्रकृति। अब ये जो नेचर है ये भी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो दृश्य हो सकता है या अदृश्य हो सकता है। यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी एलिमेंट्स या सूक्ष्म कण है, वो कैसे हो सकते हैं, या तो दृश्य या अदृश्य। अब अगर मैं दृश्य की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, पदार्थ यानी कि मैटर। अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, वह सूक्ष्मतम कण हो सकता है जो कोई क्या करता हो, स्थान घेरता हो, या जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो। यानी कि वह पदार्थ उसे बोलेंगे जो कोई स्थान घेरता हो। इस यूनिवर्स में वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण भी हो सकता है जो स्थान घेरेगा, जिसके पास मास हो या जिसके पास खुद का कुछ वेट हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अदृश्य की, तो अदृश्य के अंदर क्या आ जाएगा,
ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी कोई स्थान नहीं घेरती है, एनर्जी का कोई मास नहीं होता है। एनर्जी को अपन केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अपने पास जो प्रकाशीय ऊर्जा है, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, क्या अपन ने कभी उसको देखा? नहीं, लेकिन उसको अपन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की एक परिभाषा बताऊं तो फिजिक्स की एक परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा विषय या ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रकृति के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंदर या जिस शाखा के अंदर करते हैं वो फिजिक्स हो जाएगी। अब अगर मैं फिजिक्स की ब्रांच की बात करूं तो फिजिक्स की जो फेमस ब्रांच है, एक है क्लासिकल, दूसरी है मॉडर्न। ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रांचेस? इसकी ब्रांचेस है फिजिक्स की क्लासिकल और मॉडर्न। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको पुरानी फिजिक्स भी कहा जाता है, यानी कि ओल्ड फिजिक्स। 1900 से पहले की, यानी कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल है, और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है, यानी कि जो अभी वर्तमान अभी तक की, वो कौन सी है? मॉडर्न है। क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक है वो है सर आइजैक न्यूटन और मैक्सवेल। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में मेन अंतर क्या हो सकता है? तो जो क्लासिकल फिजिक्स है इसने द्रव्यमान और ऊर्जा यानी कि मास और एनर्जी को अब एक दूसरे का रूप नहीं बताया। क्लासिकल फिजिक्स है उसने बताया कि जो द्रव्यमान यानी कि मास है, जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, वह एक दूसरे से अलग है। अब बात करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स जो अभी नई यानी कि न्यू फिजिक्स है, इसके जो जनक है वो आइंस्टाइन और प्लांक है। यानी कि 1900 के जो बाद वाली फिजिक्स है वो किस में आ जाएगी? मॉडर्न फिजिक्स में। अब अगर क्लासिकल फिजिक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? क्लासिकल फिजिक्स में इसके अंदर आ जाएगी मैकेनिक्स, इसके अंदर आ जाएगी ऑप्टिक्स, इसके अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या आएगी? तो इसके अंदर आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। अब अपन बात करते हैं आइंस्टीन की। तो आइंस्टीन ने मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहा था? तो आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc²। ये क्या था? इनका सापेक्षता का सिद्धांत था। अब मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं तो सिद्धांत को समझाने की जरूरत नहीं, अभी अपन ने पीछे समझ लिया था कि सिद्धांत क्या होता है। तो सापेक्षता का सिद्धांत है E बराबर mc²। आइंस्टाइन ने बताया था कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि मास और एनर्जी एक दूसरे का रूप है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। अब मेन अंतर क्लासिकल और मॉडर्न में यही है कि क्लासिकल ने बताया था कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग रूप हैं, जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसने बताया कि जो मास और एनर्जी है वो एक दूसरे का रूप है। जो प्लांक है, प्लांक ने जो बताया था वो फोटोन के बारे में बताया था। जब अपन लाइट पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन को अभी मैं बताऊं कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उनको क्या बोलते थे? अपन फोटोन बोलेंगे। और जो इन्होंने जो ऊर्जा का फॉर्मूला दिया था फोटोन की, वो था hc/λ या न्यू, जहाँ पर h क्या है? एक प्लांक स्थिरांक है, c प्रकाश की चाल होगी और लैम्डा क्या होगी यहाँ पर? वेवलेंथ। और जो ये न्यू है ये है क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब इन सबको पढ़ने के बाद अगर मैं फिजिक्स की परिभाषा बताऊं कि फिजिक्स क्या होती है, तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ या मैटर भी बोल सकते हो या सब्सटेंट, ऊर्जा और द्रव्यमान, इनका अन्य क्रियाओं में रूपांतरण किया जाता है। यानी अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द्रव्य या पदार्थ और यहाँ पे लिख रहा हूं ऊर्जा। तो जो द्रव्य या पदार्थ है और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, मैटर और एनर्जी में क्या को रिलेशन है, यह एक दूसरे से कैसे सहसंबंधित है, उसका अध्ययन अपन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में। तो ये जो भौतिक विज्ञान का थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। इसके बाद अपन अपना जो पहली यूनिट है उसको अब अपन शुरुआत करते हैं अपना फिजिक्स का जो पहला अध्याय है, मात्रक और मापन। अब इस चैप्टर का क्या वेटेज रहता है एग्जाम में, या फिजिक्स के लिए कैसा
चैप्टर है। तो मैं बताता हूँ कि फिजिक्स का ये पूरा जो चैप्टर रहेगा मात्रक और मापन, ये एक फिजिक्स का रॉ मटेरियल है, यानी कि फिजिक्स का कच्चा माल होता है। अगर ये चैप्टर आपका अच्छी तरीके से तैयार है तो आप फिजिक्स का कोई सा भी टॉपिक हो आप उसमें नहीं अटकेंगे, क्योंकि यह फिजिक्स का पूरा जो चैप्टर है मात्रक, मापन और एक विमा, ये पूरी फिजिक्स का बेस होता है। अगर आपका यह बेस काफ़ी अच्छा मजबूत है तो आप फिजिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आपको फिजिक्स का कोई सा टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। अब मात्रक और मापन या विमा है, इसका वनडे एग्जाम में क्या वेटेज रहता है, तो इस चैप्टर से आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि न्यूटन का बल का जो मात्रक है एसआई मात्रक क्या है, या सीजीएस मात्रक क्या है, या फिर कार्य ऊर्जा का सीजीएस या एसआई में क्या मात्रक है, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर। तो एक तो सीधा क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं व्यापम का पैटर्न बताऊं तो व्यापम में एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई भारतीय आदमी है उसकी औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो उसका जो माप है वो एसआई में क्या होगा, यानी कि उस जो व्यक्ति है वो आदमी है उसकी जो हाइट है वो एसआई में क्या होगी। तो भाई अगर आपको पता ही नहीं कि 5 फुट और इंच को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में अपने को सेंटीमीटर लेना है या मीटर लेना है, क्योंकि ऑप्शन में सब मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। या मैं बताऊं कि अगर अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, अपन लाइट चैप्टर शुरू करें, चैप्टर कोई सा भी शुरू करें, इसका काफ़ी योगदान रहेगा। मैं बताऊं लाइट शुरू करी, वहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ कर ली वेवलेंथ। अब वेवलेंथ बता दिया, वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, उसकी क्या यूनिट होती है आपको पता होनी चाहिए। उसकी जो यूनिट होती है उसका मीटर, सेंटीमीटर या अन्य जो लंबाई या डिस्टेंस की जो मात्रक है, इकाइयाँ हैं, उनसे कैसे संबंध निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। मात्रक और मापन शुरू करने से पहले अपन पढ़ लेते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको क्या कर सकें, मापा जा सके, यानी कि ऐसी राशियां जिनका क्या किया जा सके, मापन यानी कि मेजरमेंट किया जा सके। अब ये कैसे समझाएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप अपने परिवार वालों या दोस्तों को यह बताते हैं कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई कर लिया है। क्या आप कभी ऐसे बोलते हैं कि मुझे 250 ग्राम खुशी हो रही है या 200 ग्राम हो रही है, आधा किलो, 1 किलो, ऐसा टर्म या ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं? नहीं। तो जो भौतिक राशियां हैं, तो ऐसी राशियों को कहेंगे जिनका अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये भौतिक राशियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, या तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि या संपूरक राशि। अब मूल राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि भौतिक राशियों की क्या होती है, संख्या निश्चित रहती है। और जो भौतिक मूल राशियां हैं उनकी जो संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, 7। और ये कौन कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो मूल राशियां हैं ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अब दूसरी कैटेगरी आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको अपन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं कि वो व्युत्पन्न राशि कौन सी हो सकती है, तो ऐसे तो अगर मैं संख्या बताऊं तो इनकी संख्या कितनी होगी, अनंत। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत। लेकिन अपन मूल राशियों की सहायता से इन सारी संख्याओं को, यानी कि इन अनंत जो संख्या है व्युत्पन्न राशियों की, इन सभी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आती है तीसरी संपूरक राशियां। संपूरक राशियां क्या होती है? आपने मूल राशियां पढ़ ली, व्युत्पन्न राशियां पढ़ ली, तो इन संपूरक राशियों की क्या जरूरत पड़ी, यानी कि ये हुई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जब अपन आगे सोल्व करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो जब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां ये दोनों अगर कहीं कैटेगराइज्ड नहीं हो रही है तो अपने को एक अन्य राशि की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन संपूरक राशि नाम देंगे। अब ये संपूरक राशि कौन कौन सी होती है? एक तो होती है समतल कोण, दूसरी होती है ठोस कोण। जो संपूरक राशियां हैं इनकी संख्या हमेशा निश्चित रहती है। अब जो मूल राशियों को 7 बताया, ये किसने बताया? तो जो एसआई पद्धति है,
एसआई पद्धति भी इन 7 मूल राशियों को ही फॉलो करती है। तो ये थी भौतिक राशियां। अब अपन शुरू करेंगे मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक की अपने दैनिक जीवन में क्या जरूरत रहती है, क्यों जो ये यूनिट है इसकी अपने को जरूरत रही। तो जो मात्रक है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का एक माप होता है, या किसी भौतिक राशि को निर्देशित करने का एक नियत माप है। मात्रक की सहायता से ही अपन किसी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मैं आपको बोलूं आपको शुगर लेने जाना है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 शुगर ले आओ, यानी मैंने बोला ओनली 5 शुगर ले आओ, तो क्या आपके लिए ये जो वैल्यू है ये ओनली क्या एक संख्यात्मक मान है, क्या है संतोषजनक वैल्यू है, क्या ये जो क्वांटिटी मैंने बताई आप जाकर दुकान वाले से कुछ ला सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 5 kg कि 5 किलोग्राम शुगर लाओ, तो ये तो क्या हो गया, इसका संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। और ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, इसको जो एक नियत या निर्देशित माप से अपन ने क्या करा, आइडेंटिफाई कर दिया। यानी कि 5 किलोग्राम अपने को क्या लानी है, शुगर। तो जो मापन है या मात्रक है, मात्रक के बिना किसी भौतिक राशि को संतोषजनक रूप से नहीं माना जा सकता है। तो मात्रक की बात करो तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो वही 3 प्रकार के। जितनी भौतिक राशियां होगी उतने ही उनके मात्रक हो जाएंगे। तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितनी बताई, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। और ये कौन कौन से हैं, जैसे भौतिक राशियां हैं फिजिकल क्वांटिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो इसका मात्रा क्या होगा, मीटर। इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी कि केजी। ये इसका प्रतीक होता है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन इनके सिंबल सहित मैं लिख रहा हूँ। समय का क्या होता है, सेकंड, यानी कि एस, सेकंड इसका मात्रक होता है और इसका सिंबल क्या होता है, एस। तापमान इसका ताप मात्रक यानी इकाई क्या होती है, केल्विन, सिंबल होता है के। धारा होती है एम्पियर और इसका सिंबल क्या होता है, ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला, इसका जो मात्रक सिंबल है वो क्या है, सीडी। पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो ये जो है इनके क्या है, मात्रक है। यानी कि मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में कितनी है, तो 7 है। अब बात करते हैं अपन व्युत्पन्न मात्रक की, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। और जो मूल मात्रक है इनकी संख्या भी निश्चित होती है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एरिया के बारे में, एरिया, अगर मैं आपको एक रेक्टेंगुलर ले लूं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल एल और बी, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। अगर एल मीटर में है, बी भी मीटर में है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर क्या है, एक मूल मात्रक है लंबाई का, यह मीटर भी क्या है, मूल मात्रक है लंबाई का। तो जब 2 मूल मात्रक मिलकर एक तीसरा मात्रक बना रहे हैं, 2 मूल मात्रक मिलकर एक तीसरा मात्रक बना रहे हैं, तो यह मात्रक कौन सा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। अब अगर ऐसे ही मैं बात करूं चाल की, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, तो मैं इसको लिख दूंगा, इसका सिंबल क्या होता है, एम। समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड। तो अपने को एक क्या हुआ, एक यूनिट मिल गई। और जो चाल हो गई, ये स्पीड हो गई, ये क्या हो गई, एक व्युत्पन्न राशि है। और इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, इसका व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक को हमेशा मूल मात्रकों की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है और इसकी संख्या अनंत होती है। अब अपन बात करते हैं संपूरक मात्रक की, कि संपूरक मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में संपूरक मात्रों की संख्या को कितना दर्शाया गया है, 2 एसआई पद्धति में। अब संपूरक राशियां 2 होती हैं, एक तो समतल कोण, एक ठोस कोण। तो समतल कोण की जो इकाई है वो होती है रेडियन और इसको अपन दर्शाते हैं आर है। और ठोस जो कोण है इसकी जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन, इसको अपन दर्शाते हैं एस आर से। अब एक टर्म यहाँ पर आती है
कि जो समतल कोण है और ठोस कोण है ये होते क्या है, इनमें कोई अपन डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि जो समतल कोण है ये किस में बनता है, 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में, और जो ठोस कोण है ये किस में बनेगा, 3D ऑब्जेक्ट में, यानी कि द्विविमीय वस्तुओं में समतल कोण और त्रिविमीय में कौन सा बनेगा, ठोस कोण। अब अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ कि मैं 2D को कैसे बताऊंगा या 3D को कैसे बताऊंगा, तो मान लो कि एक ये अपना प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर ये कोण बन रहा है थीटा, तो ये जो ये प्लेन है ये किसके अंदर है, 2D के अंदर, 2D है। तो इस 2D में जो ये एंगल बन रहा है इसको मैं क्या बोल दूंगा, समतल कोण, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, r है, यानी कि रेडियन। अब अगर मैं बात कर लूँ गोले की, गोला क्या होता है, एक त्रिविमीय ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, यानी कि ये कहाँ रहेगा, एक 3D डायमेंशन में रहेगा। तो जो 3D यानी कि गोले के अंदर जो कोण बनेगा वो कौन कौन सा होगा, ठोस कोण। अब जो इनके मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन, अब इनको अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बार रेलवे और SSC दोनों में ये क्वेश्चन मिले थे कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, या एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। तो अपन पढ़ते हैं संपूरक मात्रक। अपन ने 3 मात्रक पढ़े, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। जब अपने पास मूल मात्रक था, व्युत्पन्न मात्रक था, तो फिर संपूरक मात्रक की जरूरत पड़ी क्यों, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट की आवश्यकता अपने को पड़ी क्यों। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपन समझते हैं कि मैं एक टर्म लिखी आपके सामने, एक जो फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है वेग का, कि वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। अब मैंने एक तरफ लिख रखा है कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन अपॉन समय। अगर मैं इस विस्थापन को लिखूं s/t, यहाँ लिख रखा है ओमेगा बराबर θ/t, यहाँ पर थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, t समय है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो वेग है इसका मैं जो व्युत्पन्न मात्रक है मीटर पर सेकंड निकाल रहा हूँ, क्योंकि यह जो दूरी है या विस्थापन है, विस्थापन और जो समय है ये दोनों क्या है, मूल मात्रक है या मूल राशियां हैं, सॉरी मूल राशियां होगी विस्थापन और समय। इनसे अपन ने क्या निकाल दिया, एक व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन क्या अपन ने कोणीय विस्थापन को मूल मात्रक की श्रेणी में रखा है, क्या जो मैंने 7 क्वांटिटी बताई थी, 7 मूल मात्रक बताए थे, वहां पर थीटा था, नहीं। तो अब इस कोणीय विस्थापन को निकालने के लिए जो मात्रक दिए गए या जो राशियां दी गई, उन राशियों को बोला गया संपूरक राशियां, और जो मात्रक दिए गए थे उनको बोला गया संपूरक मात्रक। अब संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, एक तो रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। तो अपन रेडियन को समझते हैं। एक मान लिया मैंने, एक सर्कल है, एक 2D ऑब्जेक्ट है, सर्कल मान लिया, एक गोलाकार कोई भी ऑब्जेक्ट है या सर्कल वृत्त मान लो, इसकी रेडियस क्या है, r है, इसकी रेडियस क्या है, r है। अब इसी रेडियस का क्या है, इसी रेडियस का मतलब r का ही मैं यहाँ पर चाप काटूं, जितनी इसकी त्रिज्या है उतना ही मैंने यहाँ पर चाप काट दिया। अब इस काटे के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, यानी कि इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कोण आपका कौन सा हो जाएगा, रेडियन, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या होगा, रेडियन। अब अगर मैं बात करूं कि संपूर्ण सर्कल में, पूर्ण वृत्त में कितना रेडियन होगा, तो 2π रेडियन, रेडियन का सिंबल लिख रहा हूं मैं r है। अगर मैं बात करूं कि इस पूरे संपूर्ण यानी कि वृत्त के अंदर कितना डिग्री होगा, तो ये होगा 360 डिग्री, यानी कि 2π रेडियन बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 से इसको काटूंगा, कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई। जब अपन इसको सोल्व करेंगे 180 अपॉन 22/7, तो जब ये वैल्यू सोल्व होके आएगी तो ये आएगी 57.27 डिग्री। तो रेलवे में सीधा क्वेश्चन पूछा था कि 1 रेडियन है उसका डिग्री में मान कितना होता है, या 1 रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है। तो 1 रेडियन बराबर 57.27 डिग्री
होता है। ये रिलेशन अपने को याद रखना है, क्योंकि अपन कहीं पे भी रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपने को ये रिलेशन याद होना चाहिए। अगर इसका उल्टा करना है डिग्री को रेडियन में तो π/180 कर देंगे। अब जो संपूरक मात्रक जो मात्रक है उसका जो दूसरा मात्रक था वो क्या था, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन को अपन अगर समझेंगे कि स्टेरेडियन की परिभाषा कैसे अपन बताएंगे, तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपका गोला है। गोला है। अब आपने क्या करा इसको समझने के लिए कि ये गोला है, इस गोले को आपने क्या करा, इस भाग में काट दिया कि यहाँ से आपने एक ये पार्ट काट दिया। अब इस पार्ट को काटने के बाद इसके अंदर आप देखोगे तो आपको एक 3D में एक फिगर दिखेगा और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को अपन क्या कह देंगे, स्टेरेडियन। आपने जो पेस्ट्री देखी होगी आइसक्रीम कोन, उसके अंदर का जो एंगल बनता है उसको भी अपन क्या कहेंगे, ठोस कोण। जो ये कोण बना ये तो ठोस कोण है, लेकिन इसकी इकाई क्या हो जाएगी, स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है कि अगर गोला है तो गोले के पास कोई चाप वगैरह तो होगा नहीं, गोले के पास क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जिसको अपन आसानी से छू सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस गोले की त्रिज्या का वर्ग यानी कि r², इस जो त्रिज्या का वर्ग हुआ इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, त्रिज्या के वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कोण केंद्र पर बनाता है वह कोण क्या कहलाएगा, आपका स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को अपन किससे दर्शाएंगे, SR से। अब एक रिलेशन यहाँ से आपको याद रखना है बस कि एक स्टेरेडियन बराबर होता है 1 रेडियन का स्क्वायर। बस ये वैल्यू स्टेरेडियन और रेडियन में आपको संबंध याद रखना है कि एक स्टेरेडियन बराबर 1 रेडियन स्क्वायर। तो ये अपना एक मात्रक का चैप्टर समाप्त हुआ। अब अपन शुरू करते हैं मापन। अब अपन देख लेते हैं मापन क्या होता है, मापन की परिभाषा देख लेते हैं। तो मापन की परिभाषा से पहले अपन एक टर्म और समझ लेते हैं, मानक पैमाना। अब देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, इंच टेप है। तो ये जो इंच टेप है ये क्या है, एक मानक पैमाना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ मुझे किसी चीज़ का मापन करना है, अगर मैंने बता दिया कि इस बोर्ड की मुझे ये लंबाई बतानी है, इसका मेजरमेंट करना है, तो ये मेजरमेंट मैं कैसे करूँगा, तो इस लंबाई को मापने के लिए मेरे पास कुछ न कुछ मानक पैमाना होना चाहिए। यानी कि मैं इसको इंच में भी नाप सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी। तो ये जो इंच टेप है, इस इंच टेप की सहायता से मैं इस लंबाई को नाप सकता हूँ। तो ये जो इंच टेप है यह मेरे लिए क्या है, अभी एक मानक पैमाना है। यह मानक पैमाना और भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। अब मैं अगर बताऊं कि ये जो लंबाई क्या एक भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि की जिससे अपन तुलना कर रहे हैं वो क्या हो गया, एक मानक पैमाना। और अगर मापन की परिभाषा में बताऊं तो जिस मानक पैमाने द्वारा किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है, यानी कि ये मानक पैमाना, इससे मुझे इसकी तुलना करनी है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मापन। तो ये जो छोटी सी टर्म थी कि मानक पैमाना क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, तो यह मानक पैमाना और मेजरमेंट में डिफरेंस हो गया। अब अपन ने इतना सब पढ़ा, फिर भी अपने को कुछ अलग अलग पद्धतियाँ मात्रक के लिए पढ़नी पड़ती हैं कि MKS पद्धति, यानी कि जो मात्रक पद्धतियाँ होती है MKS, CGS और FBS। अब इनकी ज़रूरत पड़ी क्या, क्यों अपन ने मात्रक पद्धतियों को लाया। अपने पास 7 मूल मात्रक आ गए थे, लेकिन इन मूल मात्रकों को अपन ने अलग अलग कैटेगरी में क्यों कन्वर्ट करा। तो मैं बताऊं कि MKS जो पद्धति है, यानी कि MKS, M जो है मीटर यानी कि लंबाई, ये क्या है मीटर, ये क्या है किलोग्राम यानी कि केजी, और ये सेकंड समय का। मीटर किसका, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। ये क्या है सेंटीमीटर, लंबाई का, ग्राम द्रव्यमान का और सेकंड समय का। F यानी फुट, लंबाई का, पौंड द्रव्यमान का और सेकंड समय का। जो MKS पद्धति है उसको अपन ने मैट्रिक प्रणाली भी कही, यानी कि मैट्रिक पद्धति, इसको फ्रांसीसी भी बोलते हैं और इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। अब जो अपन ने छोटी छोटी यूनिट डिस्क्राइब करी हैं, जैसे हो गई मीटर, हो गई किलोग्राम, हो गई सेकंड, हो गई,
इसको अपन देखते हैं कि अगर अपने यहाँ पर कोई मीट्रिक प्रणाली फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि जो दूसरा देश है वो CGS को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा देश है वो FPS को फॉलो कर रहा है। तो इन सब को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जैसा यूज़ करने के लिए जो पद्धति आई थी वो कौन सी पद्धति है? SI पद्धति। और जो SI पद्धति है वो जो MKS पद्धति है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसका अनुसरण करती हैं। यानी कि जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति को लेकर ही चलती हैं। अब जो SI पद्धति है इसकी ज़रूरत क्या पड़े? तो मान लीजिए कि फ्रांस है, फ्रांस ने कोई सा विमान बनाया, फ्रांस ने क्या बनाया? विमान बनाया। और इस विमान को किसको देना है? ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन ने पूछा कि भाई बताओ इसके डायमेंशन वगैरह क्या है, इसका जो वजन है, द्रव्यमान है या वेट है वो कितना है? तो फ्रांस वालों ने बोल दिया कि 1,00,000 ग्राम, क्योंकि इनकी यूनिट ग्राम चल रही है, 1,00,000 ग्राम। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने बोला क्या ये क्या है? तो जो ये अशुद्धता है मापन में, या जो अपन मापन कर रहे हैं, जो इसका डायमेंशन वगैरह बता रहे हैं, इसमें जो एरर आती है, अशुद्धता आती है, इसको समाप्त करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने एक कॉमन प्रणाली बनाई थी, SI प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई। इसी प्रणाली को सभी देश फॉलो करेंगे। यहाँ से अपने को कोई भी व्यापार करना है तो जो प्रणाली SI प्रणाली है वही अपन अपनाएंगे, या जो सामने वाला देश है वही उसी को यूज करेगा। अब बात आती है कि SI पद्धति है, तो SI पद्धति के अंदर कितने मूल मात्रक थे? तो 7 मूल मात्रक थे, प्लस 2 क्या थे? संपूरक मात्रक। 7 तो क्या थे? मूल मात्रक, और 2 क्या थे? संपूरक मात्रक। तो अब एक रेलवे का जो क्वेश्चन था वह ऐसा क्वेश्चन आया कि जो SI पद्धति है उसके अंदर कुल कितने मात्रक होते हैं? तो अपन ने 7 तो पढ़े मूल, 2 पढ़े संपूरक, तो टोटल मात्रक कितने हो गए? 9। अपने को 7 ऑप्शन टिक नहीं करना था, वहां पर कुल पूछा कि कुल मात्रक कितने होते हैं, तो 9 मात्रक होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष पार्ट है, वो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब